हेलो और आप सभी का बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन लेके मैं दिशा कार्य आप सभी के सामने आई हूँ विद द केस स्टडीज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वैसे तो ये चैप्टर ही एकदम ऐसे तगड़ा तोड़ चैप्टर है, ठीक है, काफी ज्यादा वेटेज भी रखता है एग्जामिनेशन में। और इसके जो केस स्टडीज है, अब यहाँ पे अच्छी बात यह है कि इसके जो केस स्टडीज आते हैं जनरली दे आर नॉट टू डिफिकल्ट, ठीक है। तो टेक्निकल कंसेप्ट्स है, मानती हूँ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम फर्स्ट टाइम शायद सीख रहे हैं एज अ स्टूडेंट, राइट। लेकिन इसके जो केस स्टडीज है, इसके जो डिफिकल्टी लेवल है, आई वुड से ये मॉडरेट आती है। तो ये बहुत अच्छी चीज है बच्चों के लिए कि यहाँ पे केस स्टडीज को समझना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। अब कैसे, क्यों, इस सेशन में आप ऑटोमेटिकली देख लोगे। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं विद द फर्स्ट केस स्टडी। अब देखिए, केस स्टडीज की लेंथ बड़ी हो सकती है, बट यहाँ पे लेंथ ऑफ द क्वेश्चन से हमें नहीं डरना है, राइट, बिकॉज दिस इज जस्ट लाइक अ स्टोरी, इसीलिए इसको केस स्टडी कहते हैं। इट इज जस्ट लाइक अ स्टोरी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लाइक ऑलवेज टू सेव अ टाइम हम क्या करते हैं, तो हम जो है सबसे पहले जो मेन क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर हम फोकस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे सोर्स ऑफ फाइनेंस जो शालिनी शुड नॉट चूज, ये आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे अगर घाई करोगे ना तो सोर्स ऑफ फाइनेंस जो शालिनी चूज कर रही है वो बताओ, उल्टा आंसर लिखोगी, गलत हो जाएगा। दैट इज वाई रीडिंग द क्वेश्चन केयरफुली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एग्जामिनेशन। एक वर्ड सारे मार्क्स ले जा सकता है, राइट। शुड नॉट चूज मतलब शालिनी को यहाँ पे फंड्स की जरूरत है, तो कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस शालिनी के लिए सही नहीं है, सूटेबल नहीं है, ये बताना है, ठीक है। दूसरी चीज ये पूछी गई है कि एक्सप्लेन एनी टू अदर फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम दोज स्टेटेड इन द अबाउ सिचुएशन व्हिच शालिनी शुड कीप इन माइंड व्हाइल टेकिंग द डिसीजन। मतलब मैं अगर सोर्सेज ऑफ फंड्स का डिसीजन ले रही हूँ, मेनली देयर आर टू सोर्सेज ऑफ फंड्स, ओन फंड्स एंड ओड फंड्स, या तो इक्विटी एंड डेट। तो यहाँ पे मैं इक्विटी लूँ या डेट लूँ, कब इक्विटी लेना चाहिए, कब डेट लेना चाहिए, कौन से फैक्टर्स है जो ये डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इनमें से कुछ फैक्टर्स ऑलरेडी केस में मेंशन्ड है, और जो फैक्टर्स है जो कंसिडर होने चाहिए ये बताओ। बहुत ही सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं शालिनी जी को किस कारण से यहाँ पे फंड्स की जरूरत पड़ाई है, राइट। तो केस यहाँ पर ये कहता है कि शालिनी जी आफ्टर एक्वायरिंग अ डिग्री इन होटल मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन टुक ओवर हर फैमिली फूड प्रोसेसिंग कंपनी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पिकल्स, जैम्स एंड स्क्वैशेस। तो शालिनी जी का एक फैमिली बिजनेस था जहाँ पे पिकल, जैम एंड स्क्वैशेस बनाया जाता था, राइट। तो उन्होंने एक डिग्री करी होटल मैनेजमेंट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, और उसके बाद इस कंपनी, इस फैमिली बिजनेस की जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पे ले ली, राइट। The business was established by her great grandmother and was doing reasonably well. अब ये बिजनेस उनके ग्रेट ग्रैंडमदर ने बनाया था, ठीक है, और वो ठीक ठाक चल रहा था। मतलब रीजनेबली वेल मतलब बहुत अच्छा भी नहीं चल रहा था, नुकसान में भी नहीं चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था, राइट। तब शालिनी ठहरी नए जमाने की, तो उन्होंने देखा कि ये जो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द बिजनेस है वो काफी हाई है, और कैश फ्लो पोजीशन यहाँ पे वीक है। मतलब यहाँ पे डेली उतने सेल्स नहीं हो रहे कि कांस्टेंट कैश फ्लो है, तो कैश फ्लो वीक है, फिक्स कॉस्ट यहाँ पे ज्यादा है, तो कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ दिक्कत है, ठीक है। दूसरी चीज उन्होंने क्या कहा कि हम है ना इस बिजनेस को मॉडर्नाइजेशन करेंगे। मॉडर्नाइजेशन मतलब हम नई चीजें, न्यू प्रोडक्शन टेक्निक, न्यू टेक्नोलॉजी, इन चीजों को इंट्रोड्यूस करेंगे। अब देखिए ग्रेट ग्रैंडमदर ने बिजनेस सेटअप किया, शी इज अ न्यू जनरेशन, तो वो बिजनेस को करंट नीड्स एंड करंट मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से वो बिजनेस को बदलना चाह रहे थे, राइट। लेकिन बिजनेस को बदलना बेटा इतना आसान होता है क्या? उन्होंने तो कह दिया कि चलो हम नई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस यूज करेंगे, जो डाइवर्सिफाई है वो करेंगे। आजकल मार्केट में जो है चॉकलेट्स एंड कैंडीज की बहुत ज्यादा डिमांड है, राइट, तो हम इन प्रोडक्ट्स के साथ चॉकलेट्स एंड कैंडीज भी इंट्रोड्यूस करेंगे। अब बात तो सही है, लेकिन शालिनी के फाइनेंशियल कंसल्टेंट ने कहा कि अगर आप ये करना चाहते हो तो आपको 50 लाख रुपए की जरूरत करीबन पड़ेगी। मतलब ये मॉडर्नाइजेशन लाना है, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है, तो भाई पैसा तो डालना पड़ेगा ना। तो कितना पैसा लगेगा, शालिनी ने पूछा। तो उनके फाइनेंशियल कंसल्टेंट ने कहा कि हमें कम से कम 50 लाख की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। अब सवाल ये है कि शालिनी को जब भी 50 लाख रेज करने हैं, ठीक है, उसके 50 लाख की जरूरत है, तो कौन सा सोर्स शालिनी के लिए सूटेबल नहीं है?
अब देखिए यहाँ पे इस केस स्टडी में सबसे पहली चीज जो कही गई थी कि इनके जो फिक्स कॉस्ट है, ठीक है, फिक्स कॉस्ट है ये यहाँ पे हाई है, राइट। साथ ही साथ दूसरी चीज क्या मेंशन थी कि जो कैश फ्लो पोजीशन है ये इनकी कैसी है, तो ये वीक है। तब यहाँ पे मेरे पास दो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है मेरे दोस्त। कौन से दो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है मेरे पास, तो एक मैं पैसा रेज कर सकती हूँ बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स, और दूसरा मैं पैसा रेज कर सकती हूँ बाय बोरोइंग मनी फ्रॉम द मार्केट बाय टेकिंग डेट। अब यहाँ पे अगर मेरी कैश फ्लो पोजीशन वीक है, राइट, अगर मेरी कांस्टेंट इनकम नहीं है, तो मैं अगर डेट लूंगी तो क्या मैं उसका इंटरेस्ट बर्डन झेल पाऊंगी? हाँ, मेरा फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, पैसा रेगुलर नहीं आ रहा है, अरे डेट ले लिया तो मुझे डेट के ऊपर इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा ना। प्रॉफिट हो नहीं हो, सेल्स हो नहीं हो, फिर भी इंटरेस्ट तो मैंडेटरी है। तो यहाँ पे डेट जो है काफी ज्यादा रिस्की हो जाएगा शालिनी के लिए, और इसीलिए उनको ये सोर्स ऑफ फाइनेंस शुड नॉट बी चोजन। ठीक है, तो आंसर क्या है कि डेट एक ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस है जो शालिनी को नहीं चूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दो रीजंस तो ऑलरेडी गिवन है, इसके अलावा कोई दो रीजंस आप बताइए जिसकी वजह से डेट शालिनी को नहीं चूज करना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे पहला रीजन आप दे सकते हो कि यहाँ पे रिस्क ज्यादा है, ठीक है, तो रिस्क कंसिडरेशन है कि भाई आपकी कैश फ्लो पोजीशन यहाँ पे वीक है, तो उसके कारण ऐसा हो सकता है कि आपका जो डेट है उसके ऊपर आप यहाँ पे इंटरेस्ट पे ना कर सको, राइट। उसके अलावा दूसरा कंसिडरेशन यहाँ पे क्या हो सकता है, तो दूसरा कंसिडरेशन आप यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी ले सकते हो, राइट, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी एक कंसिडरेशन है, राइट। उसके अलावा नेक्स्ट आपको क्या देखना चाहिए, तो आप यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देख सकते हो, राइट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जो इस डिसीजन को कि वेदर हम इक्विटी लेंगे वेदर हम डेट लेंगे इसको यहाँ पे इफेक्ट करते हैं। बट फॉर श्योर शालिनी को करंटली अपनी बिजनेस पोजीशन देखते हुए, अपना कैश इनफ्लो वीक देखते हुए बिल्कुल भी डेट को एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस कंसिडर नहीं करना चाहिए। बहुत ही सिंपल चीज थी, राइट, बट इंश्योर करना कि केस को बहुत अच्छे से आप पढ़ो। काफी बार लेंदी क्वेश्चन देखकर हम शुरुआत में थोड़ी चीजें पढ़ के आंसर लिखने में घाई करता है, मत करना, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये एक बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है बट कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज एडवाइस। मतलब इसमें कोई तो एक कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, हमने बहुत सारे कंसेप्ट्स पढ़े थे, ठीक है, उनमें से कोई एक मेंशन्ड है, वो आपको बताना है। दूसरी चीज, स्टेट एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंसेप्ट, राइट। पहले कंसेप्ट आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उस कंसेप्ट के 4 फैक्टर्स हम आइडेंटिफाई करने जो ये कंसेप्ट को अफेक्ट करता है, राइट। चलिए देखते हैं कंसेप्ट क्या है। तो यहाँ पे बात की जा रही है एक बिजनेसमैन की जिनका नाम था मिस्टर शाह। क्या नाम था? मिस्टर शाह। अब मिस्टर शाह का हमेशा से कहना था अ बिजनेस दैट डजंट ग्रो डाई, ठीक है, मतलब अगर बिजनेस है हम उसको कॉन्स्टेंटली ग्रो नहीं करते तो एक दिन ऐसा होता है कि वो बिजनेस बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो मिस्टर शाह वाज अ बिजनेसमैन हु ऑलवेज फोकस ऑन द ग्रोथ ऑफ हिज बिजनेस। अब मिस्टर शाह ने किया भी बहुत अच्छा काम। उनकी एक कंपनी थी जिसका नाम था शाह मार्बल। ये शाह मार्बल काफी अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस था मिस्टर शाह का, और उनका एक कैपिटल बेस ऑफ 80 करोड़ रुपीस था, राइट। विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ये कंपनी काफी अच्छा कैश फ्लो भी जनरेट कर रही थी, जो ना कि सिर्फ उनका फिक्स एक्सपेंसेस कवर कर रहा था बट इवन उनके जो सफिशिएंट बफर्स है, बफर अमाउंट ऑफ फंड रिजर्वेशन जो हम रखते हैं वो भी कवर हो जा रहा था। मतलब उतना कैश इनफ्लो इस बिजनेस में आ रहा था। दैट इज व्हाई वी कैन से द बिजनेस वाज परफॉर्मिंग वेरी वेल, राइट। आगे क्या गिवन है, द कंपनी इज ऑन द ग्रोथ पाथ, और इसीलिए एक न्यू ब्रीड ऑफ कस्टमर्स यहाँ पे है जो इटालियन मार्बल्स खरीदना चाहते हैं जो शाह मार्बल लिमिटेड बनाता है। अब यहाँ पे इटालियन मार्बल्स की डिमांड बढ़ते जा रही है,
तो यहाँ पे मिस्टर शाह ने क्या सोचा कि भाई एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, अगर डिमांड आ रही है व्हाई डोंट वी प्रोड्यूस एंड सेल, और इसीलिए उन्होंने एक न्यू बिजनेस एक्वायर करने का सोचा। उन्होंने सोचा कि हम एक माइन एक्वायर करते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपांड करते हैं। बट बिजनेस एक्सपांड करना है, माइन एक्वायर करना है, अरे भाई पैसे लगेंगे और भारी भरकम, राइट। देखा जाए तो वहां पे उनको 120 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। अब ये डिसीजन वो खुद नहीं ले सकते, तो इसीलिए उन्होंने अपने एकदम खास व्यक्ति को बुलाया जो थे मिस्टर सेठ। मिस्टर सेठ कौन थे? तो मिस्टर शाह के फाइनेंशियल एडवाइजर, ठीक है। मिस्टर सेठ ने उनको एक बहुत अच्छी एडवाइस दी। उन्होंने कहा कि ये जो 120 करोड़ आप रेस करना चाहते हो, पूरा पैसा इक्विटी या पूरा पैसा डेट से नहीं ले सकते। हम एक काम करेंगे, हम जो है एक मिक्स ऑफ इक्विटी रखेंगे एंड डेट रखेंगे, जिसमें इक्विटी 40% होगा, राइट, और जो डेट है वो कितना होगा? तो 60% होगा, ठीक है। तो 48 करोड़ करीबन इक्विटी से आएंगे और बाकी सारे डेट से आएंगे। अब मिस्टर सेठ ने उनको ये भी सजेस्ट किया कि अगर डेट की बात करें, अब डेट भी कई सोर्सेज से रेस किए जा सकते हैं, डिबेंचर्स इशू कर सकते हो, आप बैंक से बोरो कर सकते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से बोरो कर सकते हो। तो मिस्टर सेठ ने कहा कि डेट की बात करें तो अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से बोरो करते हैं, राइट, तो ये भी एक बहुत फायदेमंद चीज होगी, क्योंकि यहाँ पे इसका कॉस्ट बहुत ही लो है, राइट। तो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स भी मेरे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहां से सबसे सस्ते में सस्ता आपको पैसा रेज करने मिल रहा है वो बेस्ट होता है, बिकॉज यू आर सेविंग योर मनी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी एडवाइस मिस्टर सेठ ने दी, तभी तो उनके खास थे। दो दिस विल इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क बट विल ऑल्सो रेज द रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर बात करें, आप कोई भी डिसीजन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट लो, मैंने बार बार लगातार आपको ये चीज बताई थी, एवरी डिसीजन इज टेकन इन द फेवर ऑफ शेयर होल्डर्स। कोई भी डिसीजन जो हमारे शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज कर सके, वो डिसीजन कंपनी के लिए अच्छा और सूटेबल होता है। तो यहाँ पे मिस्टर सेठ ने जब ये डेट सजेस्ट किया कि ज्यादा प्रोपोर्शन ऑफ डेट रखेंगे, उन्होंने यही ध्यान में रखते हुए किया कि ये हमारे शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज करेगा, उनके लिए भी फेवरेबल और अच्छा यहां पे होगा, right? He also appraised him that issue of debt will not dilute the control of equity shareholders. So dilution of control भी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि number of shareholders हम यहाँ पे लिमिट में रख रहे हैं, right? At the same time, the interest on loan is tax deductible expense. राइट, तो टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस भी है। अब यहाँ पे इक्विटी में कोई भी टैक्स डिडक्शन नहीं मिलता है, बट जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं ऑन द डेट वी बोरो, तो उसमें टैक्स डिडक्शंस का भी बेनिफिट मिलता है। तो कल के प्रॉफिट कम आया तो टैक्स डिडक्शन के कारण अमाउंट ऑफ टैक्स दैट वी पे वो रिड्यूस हो जाएगा, सिंपल सी बात है, राइट। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मिस्टर सेठ ने सजेशन बहुत ही बढ़िया दिया, ठीक है, और इसके लिए मिस्टर शाह ने उनका सजेशन मान लिया। बट ये कौन सा कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है जो बार बार मिस्टर सेठ कह रहे हैं? आप एक चीज देखो, पूरे केस स्टडी में एक ही चीज पे फोकस है, इक्विटी डेट, इक्विटी डेट, कितना इक्विटी कितना डेट, ये किधर डिसाइड होता है? The proportion of equity is to debt in the total amount of capital that we raise कहाँ डिसाइड होता है मेरे दोस्त? एग्जैक्टली राइट। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? जो प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी टू डेट इन द टोटल कैपिटल डिसाइड करे। तो यहाँ पे हमने प्रोपोर्शन डिसाइड किया था ना, 40-60, 40 इक्विटी होगा, 60 डेट होगा। क्यों होगा ये भी तो हमने जस्टिफाई किया था, राइट? यस। तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट है पूरे केस में? तो कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन ये था कि भाई ये कैपिटल स्ट्रक्चर का जो हम डिसीजन लेते हैं कि कितना इक्विटी कितना डेट, ये कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो कोई भी 4 फैक्टर्स बताइए। अब देखा जाए तो पूरे केस में ही 4 फैक्टर्स बताया था, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने बोला था कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से डेट लेंगे, क्यों? क्योंकि सस्ता पड़ेगा। तो सबसे पहला फैक्टर बच्चे यहाँ पे कौन सा आया? तो सबसे पहला फैक्टर आया था कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स,
ठीक है, तो मुझे यहाँ पे डेट सस्ता पड़ रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, तो मैं डेट को चूज कर रही हूँ फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ये भी मैं चूज कर रही हूँ, राइट। सेकेंड उन्होंने क्या कहा था कि ये जो डेट है वो हमें क्या देता है, तो टैक्स डिडक्शंस भी देता है, ठीक है, तो ये भी एक बेनिफिट था जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया, राइट। थर्ड जो है उन्होंने कहा था कि डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल भी यहाँ पे नहीं होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स क्योंकि हम कम से कम रख रहे हैं तो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल भी नहीं होगा, उनके हाथ में बिजनेस कंट्रोल एंड डिसीजंस होगा। फोर्थ फैक्टर हमने क्या कहा था, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, ये भी हमने कंसिडर किया था। और देखा जाए तो और एक फैक्टर था जो हमने मिस कर दिया, स्टार्टिंग में हमने कहा था कि भाई ये यहाँ पे जो डेट है रिस्क तो बढ़ा रहा है, राइट। अगर आप यहाँ पे केस स्टडी में देखोगे तो हमने ये कहा था कि ये जो डेट है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं रिस्क तो बढ़ा रहा है, बट ये रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स भी जो है वो भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है कि रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर्स भी इंक्रीज हो रहा है, ये चाहे तो आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में भी मेंशन कर सकते हो। बहुत ही इजी केस स्टडी है, भले केस बहुत ही बड़ा था बट आंसर भी तो उसी में गिवन था, दैट इज द बेस्ट पार्ट, ठीक है। तो आई होप ये दोनों केस स्टडीज जो है आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि ये दो मोस्ट क्रूशियल केस स्टडी थे, इस टाइप के केस स्टडी ज्यादा से ज्यादा पेपर में देखे गए एंड ये 6 मार्क्स के लिए तक आ सकता है, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। और ये केसेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, अगर ये आपने कर दिया 50% ऑफ द काम आपका वहीं पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, थोड़े से भारी भरकम केसेस हो गए तो थोड़े से सिंपल पे जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि पंकज जो है, पंकज जी हमारे वेयर हाउसिंग बिजनेस में काम करते थे। अब यहाँ पे उन्होंने ये पूछा है कि वेयर हाउसिंग बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, राइट। वहीं पे पंकज इज ऑल्सो प्लानिंग टू स्टार्ट हिज ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, तो कोई भी 2 फैक्टर्स बताइए दैट विल अफेक्ट हिज फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली 2 क्वेश्चन है, एक पंकज वेयर हाउसिंग का काम कर रहे हैं, तो वेयर हाउसिंग के काम में कितना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा। दूसरा, वो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस करने का सोच रही है, तो इस बिजनेस में जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये कौन से 2 फैक्टर्स है जो अफेक्ट करेगा, ठीक है। कोई भी 2 फैक्टर्स है जो आपको यहां पे मेंशन करने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन का अगर हम आंसर दे कि अगर हम यहां पे वेयर हाउसिंग बिजनेस की बात करें, देखिए वेयर हाउसिंग एक तरीके से क्या है, तो एक तरीके से सर्विस है, ठीक है। तो सर्विस इंडस्ट्री में हमेशा जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमेशा याद रखना है कि सर्विस इंडस्ट्री में लो होता है। क्यों लो होता है बेटा, क्योंकि यहाँ पे आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, आपको मशीनरी नहीं चाहिए, आपको रॉ मटेरियल ऑर्डर नहीं करना है, आपको हायर लेबर कॉस्ट नहीं पे करना है। तो इन सर्विस इंडस्ट्री बिकॉज यू आर नॉट एंगेजिंग इन मैन्युफैक्चरिंग एनी गुड्स, यहाँ पे हमेशा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होता है। सेकेंड, अगर ट्रांसपोर्टेशन की भी बात करें, ये भी एक सर्विस इंडस्ट्री है, बट यहाँ पे अगर हम फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करें तो क्या फैक्टर्स है जो यहाँ पे फिक्स कैपिटल अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर आप ले सकते हो कि आप कौन सी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहे हो, ठीक है। अगर आपकी टेक्नोलॉजी बेटा एक्सपेंसिव है तो जाहिर सी बात है कि आपका जो बिजनेस में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है वो आपका स्केल ऑफ बिजनेस भी हो सकता है। अब मैंने तो बोल दिया कि ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करना है, लेकिन एक एरिया में करना है, एक स्टेट में करना है, ऑल इंडिया लेवल पे करना है। अगर ऑल इंडिया लेवल पे मैं बिजनेस करना चाहती हूँ तो ऑब्वियसली द अमाउंट ऑफ एसेट जो लगेगा, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट जो लगेगा वो ऑब्वियसली ज्यादा होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस इतना सोचना है कि चलो ये बिजनेस करना है तो ज्यादा पैसा लगेगा, कम पैसा लगेगा और क्यों, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे रैन बैक्सी के बारे में बात किया है, तो रैन बैक्सी क्या कहता है कि हम है ना काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे सिंस द लास्ट 15 इयर्स, मतलब 15 साल से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे, कोई हमको टेंशन नहीं है, ठीक है। सेकेंड चीज,
कंपनी का अच्छा गुडविल भी है। अरे भाई तुम अच्छा काम करोगे, 15 साल से अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो, तो मार्केट में रेप्यूटेशन और गुडविल तो ऑटोमेटिकली बनना है। और गुडविल अगर तुमने बना लिया है तो कभी भी तुम्हें अगर पैसे की जरूरत है, इफ यू वांट टू रेज मनी, यू कैन इजीली रेज मनी आइदर वाया डेट आइदर वाया इक्विटी, बिकॉज कंपनी जिसका गुडविल है ना, उसमें हर एक व्यक्ति इन्वेस्ट करने को तैयार है, रिस्क लेके इक्विटी में भी डालेगा, डेट भी देने को तैयार है, क्योंकि मालूम है भाई कॉन्स्टेंट अर्निंग तो हमें मिलने वाला है। ठीक है, दूसरी चीज यहां पे क्या दी है, Therefore, company decided to declare dividend with a hike of 15% from the last year. तो मैंने यहाँ पे जब डिविडेंड डिसीजन लिया तो लास्ट ईयर जो डिविडेंड दिया था उससे भी 15% इस साल ज्यादा दिया। वाह वाह वाह। ठीक है, तो सवाल ये है कि कौन से 2 कंपोनेंट्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन है जो यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं अबव पैराग्राफ में। अब देखिए, डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड कम होगा, ज्यादा होगा, डिक्लेयर होगा, नहीं होगा, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बट रैन बैक्सी ने ये जो डिविडेंड बढ़ाने का डिसीजन लिया, ये कौन से 2 फैक्टर पे डिपेंडेंट था। तो सबसे पहला फैक्टर बच्चा आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनकी स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक साल उन्होंने पैसा कमाया, एक साल नहीं कमाया। ठीक है, वो रेगुलरली लास्ट 15 साल से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे, तो उनको नेक्स्ट ईयर पैसा आएगा नहीं आएगा ये टेंशन नहीं है, तो वो बिल्कुल ही यहाँ पे अच्छा खासा डिविडेंड डिक्लेयर करके अपने शेयर होल्डर्स का बेनिफिट देख सकते हैं, उनकी मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे दूसरे फैक्टर की बात करूं तो दूसरा फैक्टर क्या मेंशन है कि उनको अगर पैसे की जरूरत कल उठ के पड़ भी गई तो वो मार्केट से इजीली रेस कर सकता है। तो यहां पे एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कहो, ठीक है, तो इजी एक्सेस है भाई, जब चाहे जितना चाहे मैं पैसा यहां पे रेस कर सकती हूं। तो ये दोनों फैक्टर्स है जो ये एक रीजन है कि रैन बैक्सी ने इतना ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर किया। देखिए सिंपल सी बात है, मेरे पास पैसे है, मुझे रेगुलरली पैसे आ रहे हैं और एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ी तो इजीली अवेलेबल है, तो कोई रीजन है कि मैं डिविडेंड डिक्लेयर ना करूं? व्हाई? क्यों नहीं करूं? ऑब्वियसली करूंगी। ये डिविडेंड डिक्लेरेशन से उल्टा मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स और बढ़ेगी, मेरी कंपनी की रेप्यूटेशन गुडविल और बढ़ेगी, सो व्हाई नॉट। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर्स है जिसके कारण रैन बैक्सी ने ये डिसीजन लिया। राइट, आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ केस स्टडी। यहां पे ये कहा गया है कि REI करके जो एग्रो फूड लिमिटेड है, ये बहुत ही फेमस मल्टीनेशनल कंपनी है और मिस्टर SK नागी इसके फाइनेंस मैनेजर है। राइट, अब फाइनेंस मैनेजर होते हुए इनके ऊपर कंपनी की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो उन्होंने कोशिश करी कि भाई हम यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स को बढ़ाएंगे। अब देखिए, मार्केट वैल्यू मतलब क्या, मैंने अगर 100 रुपए का शेयर खरीदा है तो हम कोशिश करेंगे कि वो 100 रुपए का शेयर कल 500 रुपए का हो जाए कि मेरे इक्विटी शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम बेनिफिट मिले। ठीक है, He already knew it could be possible only when the prices of the shares increase। जैसे मैंने आपको बताया, देखिए मार्केट वैल्यू आप नहीं बढ़ा सकते, आप नहीं बोल सकते हो चल 100 का 200 दिया, नहीं, ये डिमांड एंड सप्लाई पे कंप्लीटली डिपेंड करता है। और ये डिमांड ऑफ द शेयर्स कभी बढ़ेगी जब आपकी कंपनी मार्केट में अच्छा परफॉर्म करेगी। राइट, तो यहाँ पे ये तभी हो सकता है जब प्राइसेस ऑफ द शेयर्स इंक्रीज होगा। और प्राइसेस कब इंक्रीज होगा? जब हम जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस लेंगे, चाहे वो फाइनेंसिंग डिसीजन हो, इन्वेस्टमेंट हो या डिविडेंड डिसीजंस हो, ये सारे हम सक्सेसफुली यहाँ पे लेंगे। राइट, तो SK नागी को ये सारे कंसेप्ट्स पता थे, उन्होंने सारे डिसीजंस केयरफुली लिए, यही सोच कर लिए कि कौन से डिसीजन से मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स का। राइट, तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्ड है और उसको एक्सप्लेन करिए। अरे मेरे दोस्त, सिंपली यहाँ पे बार बार लगातार बोला गया है कि मैं हर वो काम सिर्फ इसीलिए कर रहा हूं कि मेरे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनके शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़े। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, वी आर फोकसिंग ऑन मैक्सिमाइजेशन ऑफ wealth of equity
शेयर होल्डर्स। और कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, उनका अल्टीमेट एम यही होता है कि हमारे शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो। इसका मतलब शेयर होल्डर्स की इक्विटी शेयर्स का मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, भले आपको लगता है कि लेंथी क्वेश्चंस है, बट दे आर वेरी सिंपल, ठीक है। और इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन, जो आपको खुद सॉल्व करना है। नीचे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बिल्कुल बताना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, टेंशन नहीं लेना है, अपुन एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे डायरेक्टली जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जय भारत कंपनी एक ऑटो सप्लायर कंपनी है जो गुरुग्राम हरियाणा में है, राइट। अब इसका जो बिजनेस है बहुत सारे डिफरेंट सिटीज में चलता है। कंपनी के जो सीईओ है वो चाहते हैं कि वो गुजरात में भी एक फैक्ट्री खोले नियर टाटा मोटर्स। अब देखिए स्पेयर पार्ट्स देते हो तो बड़े बड़े जो मोटर कंपनीज है, ऑटोमोबाइल कंपनीज है, उनके बाजू में बिजनेस करोगे तो भाई ऑर्डर भारी भरकम मिलेंगे, ठीक है। तो उनका भी यही सोचना था। बट यहाँ पे 2 साल से मेरे दोस्त रिसेशन चल रहा है और इसीलिए उनका जो बिजनेस है ना थोड़ा ठंडा चल रहा है। अब रिसेशन में क्या होता है, तो इकोनॉमी जो है ऐसे जाती है नीचे, एंड बिकॉज ऑफ रिसेशन पैसे नहीं होते हैं, लोगों की नौकरियां जाती है, तो ऑटोमेटिकली हर चीज की जो डिमांड है वो धीरे धीरे कम होती है। अब डिमांड कम हो रही है, इनके भी प्रोडक्ट्स की हो रही है, डिमांड कम तो सेल्स कम, सेल्स कम तो धंधा थोड़ा ठंडा चल रहा है, ठीक है। ठंडा बिजनेस चल रहा है तो यहाँ पे कंपनी को कैपिटल की जरूरत है। मुझे तो भाई फिर भी बिजनेस एक्सपांड करना है, मुझे कोशिश तो करनी है कि बिजनेस को बढ़ाओ, लेकिन बिजनेस एक्सपांड करने के लिए पैसा चाहिए। अब पैसा चाहिए तो उनके जो सीए है राकेश गुप्ता, उन्होंने कहा कि भाई रिसेशन में ना प्रॉफिट जो है कम हो जाता है और इसीलिए इन्वेस्टर्स डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि भाई उनको एक फिक्स इनकम मिले। अब देखिए मैं इक्विटी में कब इन्वेस्ट करूंगी, जब बिजनेसेस अच्छा काम करेंगे, ग्रो करेंगे, तो मेरे इक्विटी शेयर्स के प्राइसेस बढ़ेंगे। बट करेंटली सारे बिजनेसेस ऊपर से नीचे 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 जा रहे हैं, तो लोग बोलेंगे इक्विटी में इन्वेस्ट करके मेरा तो यहाँ पे फायदा नहीं है, तो हम जो है चुपचाप डेट में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? एटलीस्ट एक फिक्स इंटरेस्ट तो मिलेगा, रिस्क तो कम है, टेंशन तो कम है, ठीक है। अब यहाँ पे डेट में इन्वेस्ट करोगे तो पैसा मिलेगा, तो कंपनी बोल रही है कि अपने को डिबेंचर्स इश्यू करना चाहिए, राइट। तो ये पैराग्राफ में कौन सा फैक्टर है जो इनके फाइनेंशियल डिसीजन को यहाँ पे अफेक्ट कर रहा है? क्यों इन्होंने इक्विटी को नहीं ऑप्ट किया, क्यों इन्होंने डेट को ऑप्ट किया, क्या कारण था, क्या वो फैक्टर था जो इनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहा है टू गो फॉर डिबेंचर्स, टू ऑप्ट फॉर डेट कैपिटल? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली आंसर गिवन है, बट फिर भी देखते हैं क्या आपको सही मिलता है, ठीक है। चलिए नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर बिल्कुल बिल्कुल बताना है ना। चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन है। अब अमित जो है एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी रन कर रहे हैं, राइट, और उनको अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल रहा है। तो स्टेट वेदर द वर्किंग कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी लेस और मोर एंड गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। अब देखिए बहुत ही सिंपल चीज है, कभी भी कोई भी बिजनेस की बात करो, ठीक है, तो ये बिजनेस जो है अगर सर्विस इंडस्ट्री है, राइट, तो सर्विस इंडस्ट्री में हमेशा याद रखना जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट सर्विस इंडस्ट्री में हमेशा लो होता है। क्यों लो होता है, क्यों कम होता है? क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी चीज मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, रॉ मटेरियल मंगाना है, मशीन्स पे काम करना है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये कोई भी चीज यहाँ पे नहीं कर रहे हो, तो कंपैरेटिवली सर्विस इंडस्ट्री में वर्किंग कैपिटल हमेशा कम लगता है। जबकि अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हो अबाउट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे आप गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो यहाँ पे याद रखना हमेशा जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमेशा इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कैसी होगी? तो बेटा हमेशा हाई
होगी। ये आपको हमेशा हमेशा याद रखना है। और यही तरीके से आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो यही लॉजिक के साथ आपको आंसर करना है। यू हैव टू क्लासिफाई कि क्या ये सर्विस इंडस्ट्री है या यहाँ पे गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। अगर ऐसे बोला होता कि ये कंपनी का सीईओ है, इनकी कंपनी मोबाइल्स और लैपटॉप्स बनाती है, तो वर्किंग कैपिटल हाई होता, ठीक है। बट अगर कोई भी सर्विस इंडस्ट्री है, चाहे वेयर हाउसिंग है, चाहे एडवर्टाइजिंग है, चाहे सैलून है, यहाँ पे कंपेरेटिवली जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है वो लो हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पे क्या पूछा गया है कि सतनाम सिंह जो है उन्होंने एक फ्रूट ऑर्चर्ड जो है शिमला में वो जीता, राइट। फ्रूट ऑर्चर्ड मतलब आप समझ सकते हो एक फलों का बगीचा, ठीक है, इन अ वेरी सिंपल सेंस। ये उन्होंने जीता। जीतने के बाद उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे ना बहुत ही बढ़िया क्वालिटी ऑफ एप्पल जो है वो ग्रो किए जाते हैं। अब हम सभी को पता है कि भाई ये लाल लाल जूसी एप्पल हमारे कहाँ से आते हैं, शिमला से, और वहीं पे उन्होंने ये फ्रूट ऑर्चर्ड को जीता, राइट। तो ये कहना था सतनाम जी का कि हम जो है 15 जूस स्टेशंस इन डिफरेंट लोकेलिटीज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे शिमला है, चंडीगढ़ है, सोलन है, यहाँ पे इनको स्टार्ट करेंगे। अब 15 जूस स्टेशन स्टार्ट करने का तो पैसा तगड़ा लगेगा, तो उन्होंने अपना एक पार्टनर चूज कर लिया। उनके जो दोस्त थे गुरप्रीत जी, उनको कहा कि चल मिलकर काम करेंगे मेरे दोस्त, तू भी आगे बढ़, मैं भी आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो अब इंस्टेड ऑफ बाइंग उन्होंने सोचा कि अपन है ना शॉप्स को रेंट में लेंगे, पैसे बचेंगे। हाँ, 15 जगह पे जूस स्टेशन खोलना है, 15 जगह पे प्रॉपर्टी खरीदोगे तो बहुत सारे पैसे लगेंगे। तो उन्होंने बोला शुरुआत में ना पैसे बचाते हैं, रेंट पे लेंगे, अगर अच्छा चला कल कमाई हुई तो खुद से खरीद लेंगे, तो रेंट पे चीजों को लेंगे। ही नीड्स मनी फॉर अदर इनपुट्स एज वेल, इसीलिए तो पैसे बचाए। तो यहाँ पे पूछा गया है एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ सतनाम्स बिजनेस डिस्कस्ड in the above para quoting the lines। अब कौन से 2 फैक्टर्स है जो सतनाम के ये फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के डिसीजन को यहां पे अफेक्ट कर रहा है। सबसे पहली चीज आपने देखा कि सतनाम को बिजनेस करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत थी, तो वो अकेले ये रिस्क लेने तैयार नहीं थे, अकेले वो उतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप करी। तो एक के बदले इस बिजनेस में 2 इन्वेस्टर्स हो गए, राइट। तो अगर मान के चलो ये बिजनेस में 50 करोड़ चाहिए, मैं अकेले करूंगी तो मेरा अकेली का 50 करोड़ जाएगा, दोनों करेंगे तो दोनों का 25 करोड़ जाएगा। तो सतनाम का उधर ही वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आधा हो गया। मैं बिजनेस का नहीं पूछ रही हूँ, सतनाम का पूछ रही हूँ, ये याद रखना। तो यहाँ पे पहली चीज जो है वो है लेवल ऑफ कोलैबोरेशंस, ठीक है। आप हमेशा याद रखना, अगर आप कोलैबोरेट करोगे, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करोगे, तो ऑब्वियसली आपका जो इन्वेस्टमेंट है उस बिजनेस में वो कम ही होना है, आधा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि भाई कितना शेयर ऑफ पार्टनरशिप है, बट रिड्यूस तो होगा, राइट। दूसरी चीज यहाँ पे लीजिंग एंड रेंटिंग के बारे में बात किया है। अरे यार, अगर आप फिक्स कैपिटल है, सिंपल सी चीज है भाई, मेरे फिक्स कैपिटल है, तो यहाँ पे फिक्स एसेट्स को या तो परचेस कर सकते हो या तो रेंट और लीज कर सकते हो। अगर परचेस करोगे तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। अगर एक दुकान है 80 लाख कीमत है, ठीक है, वैसे 15 दुकानें खरीदो, कितने हो गए, और वही उस दुकान का भाड़ा हो सकता है 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 है। तो कंपेरेटिवली मंथली या ईयरली जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम ही हो गया ना, काफी कम हो गया, राइट। तो ये 2 फैक्टर्स है जिसके कारण आप देख सकते हो कि सतनाम का जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो उसको सक्सेसफुली रिड्यूस कर पाए। और इसके लिए अगर आपको पैराग्राफ में से लाइन कोट करना है तो बहुत इजीली कर सकते हो, इन पार्टनरशिप विद हिज फ्रेंड गुरप्रीत, ठीक है। और दूसरी लाइन क्या करोगे, इंस्टेड ऑफ बाइंग ही प्लान्स टू टेक द शॉप्स ऑन रेंट्स, ठीक है। तो ये दोनों लाइन इजीली इन पॉइंट्स में कोट की जा सकती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अगेन ये बोर्ड पेपर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, राइट। तो बहुत ही केयरफुली इसको करना है। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है कि एक जो सिनेमा हॉल है, ठीक है, पीवीआर सबको पता है, एक मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल है जिसके ऑलरेडी 254 स्क्रीन्स है इन 24 डिफरेंट लोकेशंस,
बट यहाँ पे इनको पता है कि लोगों को थिएटर जाना, पिक्चरें देखना, पॉपकॉर्न खाते हुए बहुत पसंद है। तो उन्होंने सोचा कि भाई अपना जो बिजनेस है ऑलरेडी बहुत बढ़िया चल रहा है और आगे ग्रो होने ही वाला है, तो ग्रोइंग ट्रेंड को देखते हुए क्यों ना हम यहाँ पे और बिजनेसेस को एक्सपैंड करें। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम और स्क्रीन्स को एग्जिस्टिंग लोकेशंस पे स्टार्ट करने का सोच रहे हैं और साथ ही साथ फूड चेन भी स्टार्ट करेंगे। मतलब मूवी भी हम दिखाएंगे और मूवी को देखते हुए जो पॉपकॉर्न समोसा खाते हो ना, वो भी हम ही देंगे। ठीक है, The company planned to float equity shares in the market to raise the desired capital. अब पीवीआर ने बोला कि मुझे पैसे लगेंगे, मुझे और स्क्रीन्स अगर लॉन्च करनी है तो जाहिर सी बात है स्क्रीन्स लॉन्च करनी है, फूड चेन लॉन्च कर रहा है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फंड्स, पैसों की जरूरत होगी। तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इक्विटी शेयर्स इन द मार्केट इशू करके ये फंड्स को इकट्ठा करेंगे। अब इशू बढ़िया से सक्सेसफुल हुआ, सबने शेयर्स खरीद लिए एंड ओवर द इयर्स सेल्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी इंक्रीज ही होते गया। इंक्रीज हुआ तो उन्होंने अच्छा खासा डिविडेंड भी डिक्लेयर किया, शेयर होल्डर्स बढ़िया बढ़िया खुश हो गए। ठीक है, तो पीवीआर ने बिजनेस को एक्सपैंड करने का सोचा। एक्सपैंड के लिए पैसे चाहिए थे, तो पैसे को इक्विटी शेयर से इकट्ठा भी किए। बिजनेस अच्छा चला, अच्छा प्रॉफिट कमाया, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा डिविडेंड भी दिया। अब सवाल यहाँ पे ये है कि कौन से डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस पीवीआर ने लिए हैं। वापस कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द पैराग्राफ, तो लाइंस भी आपको बताने। सेकेंड क्वेश्चन ये है, डू यू थिंक द फाइनेंशियल मैनेजमेंट टीम ऑफ द कंपनी हैज बीन एबल टू अचीव इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव, व्हाई और व्हाई नॉट? सबसे पहले मुझे ये बताओ प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 नहीं, पहले हम क्वेश्चन 2 पे जाते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया कि प्राइम ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट अचीव हुआ है कि नहीं। अरे पहली चीज, अगर मैं यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइम ऑब्जेक्टिव कहूँ तो बेटा हर एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, यहां पे पीवीआर ने इक्विटी शेयर होल्डर्स को बढ़िया डिविडेंड डिक्लेयर किया, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, कंपनी ग्रो रही है। अरे तो उनके शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी ना, सही कह रही हूं? तो ऑब्वियसली द आंसर इज यस, they were able to achieve their prime objective by declaring good amount of dividend, by growing, by earning good amount of profit. The market value of the equity shares will increase and hence the prime objective has been achieved by PVR. बहुत ही सिंपल चीज है। ठीक है, अब पहला सवाल ये था कि कौन से डिफरेंट यहाँ पे फाइनेंशियल डिसीजंस जो है वो पीवीआर ने लिए हैं और उसकी लाइंस बताइए। अब देखिए, सबसे पहले डिसीजन यहाँ पे क्या लिया गया है कि हमें जो है और स्क्रीन्स ऐड करने हैं इन एग्जिस्टिंग लोकेशंस एज वेल एज हमें एक फूड चेन भी ऐड करना है। ठीक है, वी नीड टू ऐड मोर स्क्रीन्स एंड अ फूड चेन। तो ऐड मोर स्क्रीन्स, फूड चेन भी करना है। तो भाई मेरे ये कौन सा डिसीजन है? ये हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। ठीक है, कि मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस बिजनेस में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है बिकॉज इट इज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। ठीक है, अब मैंने इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लिया, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे पैसा चाहिए, आई नीड मनी। तो मनी कहां से आएगा? तो हमने यहाँ पे क्या कहा कि द कंपनी प्लान टू रेज मनी बाय फ्लोटिंग इक्विटी शेयर्स इन द मार्केट। राइट, तो यहाँ पे बेटा ये कौन सा डिसीजन हो गया? तो ये मेरा यहाँ पे फाइनेंसिंग डिसीजन हो गया, जहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि मेरे जो रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंसेस है वो कहाँ से पूरे होंगे, तो इक्विटी शेयर्स इश्यू करके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्या कहा था इन द केस स्टडी कि यहाँ पे मैंने जो है अच्छे खासे डिविडेंड, ठीक है, द कंपनी हैज ऑल्सो डिक्लेयर्ड higher dividends and the market price of the shares has increased manifold. राइट, तो ये डिविडेंड डिक्लेयर करना नहीं करना, इसको कौन सा डिसीजन कहते हैं बेटा? तो इसको कहते हैं डिविडेंड डिसीजन।
ये 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो पीवीआर ने लिए हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से सोच समझ के लिए है और उन्होंने अपना जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो भी यहाँ पे अचीव किया है। तो भले लंबा केस स्टडी था बट बहुत इजी था। दीज काइंड ऑफ केस स्टडी कम फॉर 6 मार्क्स। अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो इसमें गिवन है कि हेल्थ केयर लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो ऑर्गेनिक फूड बनाती थी। अब इस फूड को वो इनडायरेक्ट चैनल के थ्रू, मतलब होलसेलर, रिटेलर्स, ऐसे डिफरेंट इनडायरेक्ट चैनल के थ्रू सेल करती थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने फूड को खुद से ही बेचे, मतलब डायरेक्टली हम कंज्यूमर्स को बेचे। कंज्यूमर्स को बेचने के लिए हम एक काम करते हैं, खुद के शोरूम्स और ऑनलाइन पोर्टल को यूज करते हैं, राइट। बट शोरूम्स और ऑनलाइन पोर्टल को बनाने के लिए ऑब्वियसली हमें पैसे की जरूरत है। तो उनको सजेस्ट किया गया कि हम यहाँ पे डेट को यूज करेंगे एज अ सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सो दैट हम अपने शोरूम्स एंड ऑनलाइन पोर्टल्स को इंक्लूड कर सके, राइट। कितना डेट कैपिटल चाहिए? तो कंपनी को 40 लाख का डेट कैपिटल चाहिए जो वो आईसीआईसीआई बैंक से 10% इंटरेस्ट पे यहाँ पे ले सकता है। करेंटली उनके पास कितना कैपिटल है? तो उनके पास 9 लाख इक्विटी शेयर्स है ऑफ ₹10 ईच और उनका जो टैक्स है दैट इज 30%। करंट जो गवर्नमेंट टैक्स है दैट इज 30%। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न करंट ईयर में कितना है? तो अगेन दैट इज 15%। तो सवाल ये है कि क्या उनको डेट यूज करना चाहिए? ये जो उनका डिसीजन है वो सही है गलत है, ये आपको जस्टिफाई करना है, राइट। तो डेट यूज करे नहीं करे ये बेसिकली डिपेंड करता है कि क्या ये हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करेगा। अगर वो मैक्सिमाइज करेगा तो ऑब्वियसली एक अच्छा डिसीजन है, बट अगर वो डिक्रीज करेगा तो ये गलत डिसीजन है। तो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो डिफरेंट हमें यहाँ पे कैलकुलेशंस बताने होंगे, ठीक है। तो हम दोनों केसेस को यहाँ पे कंसिडर करेंगे। इसको कहते हैं केस 1 जहाँ पे डेट वो नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, और इसको कहते हैं केस 2 जहां पे अगर हम 40 लाख का डेट इंक्लूड करते हैं तो हमें देखना है कि किसमें फायदा है किसमें नुकसान है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कैपिटल की बात करें, ठीक है, तो करेंटली कंपनी के पास ऑलरेडी कितना कैपिटल है? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास बेटा यहाँ पे 9 लाख शेयर्स है। तो क्या 9 लाख मेरा कैपिटल है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे कहती हूँ कि मेरे पास 9 लाख शेयर्स है ऑफ ₹10 ईच। मेरे पास 9 लाख शेयर्स है ऑफ ₹10 ईच। तो टोटल कैपिटल कितना है? तो टोटल कैपिटल मेरे पास 90 लाख रुपीस का है, राइट। ये दोनों केसेस में है, ये तो एग्जिस्टिंग कैपिटल है जो मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है, 90 लाख ऑलरेडी है। अब केस 2 में क्या मैं एडिशनल कैपिटल रेस कर रही हूँ? ठीक है, 10% डेट है। केस 2 में मैं कह रही हूँ कि मुझे कोई भी डेट नहीं लेनी है। सॉरी, केस 1 में मैं कोई भी डेट नहीं ले रही हूँ, जबकि केस 2 में मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे मैं 40 लाख का डेट लूंगी, ठीक है। मैं आईसीआईसीआई बैंक से 10% ऑफ इंटरेस्ट पे 40 लाख का डेट लूंगी। तो मेरे पास टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा? तो इन केस 1 मैंने डेट नहीं लिया तो मेरे पास 90 लाख रुपए थे, उतना ही रहेगा, जबकि केस 2 में मेरे पास यहाँ पे 1,30,00,000 रुपीस हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1,30,00,000 रुपीस, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे ईबीटी कितना कहा था मुझे? तो ईबीटी यहाँ पे मेरा है 15%, ठीक है। तो 90 लाख का 50% कितना? देखिए सिंपल है, 90 लाख का 10% इज 9 लाख। 9 लाख का आधा कितना? तो 4,50,000। तो 9 लाख प्लस 4,50,000 बेटा कितना होगा? तो यहाँ पे दैट विल बी 13,50,000 रुपीस, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 1,30,00,000 का 10% इज 13 लाख। 13 लाख का आधा कितना होगा? तो दैट इज 6,50,000 रुपीज। तो 13 लाख प्लस 6,50,000 रुपीज कितना होगा यहाँ पे? 19,50,000 रुपीज। ये मेरा क्या हो गया? EBIT, ठीक है। अब इसमें से सबसे पहले मुझे यहाँ पे डिडक्ट करना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? तो ऑलरेडी बताया था केस में कि 10% यहाँ पे इंटरेस्ट है। तो फर्स्ट केस में तो हम लोन ही नहीं ले रहे हैं, डेट ही नहीं ले रहे, तो इंटरेस्ट पे करना है ही नहीं। सेकेंड केस में मैंने कितने का डेट लिया? 40 लाख का। तो 40 लाख का 10% कितना? तो यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट जो है मुझे यहाँ पे 4 लाख रुपीज इंटरेस्ट पे करना होगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट पे करने के बाद मेरे पास कितना ईबीटी बचेगा? तो पहले केस में तो पूरा 13,50,000 मेरे पास बच जाएगा,
ठीक है। सेकेंड केस में यहाँ पे 4 लाख तो इंटरेस्ट में चला गया, तो मेरे पास 15,50,000 रुपीज बच जाएगा। अब इसमें से मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना है। टैक्स ऑलरेडी कहा था कितना है, तो 30% है, राइट। तो 30% अगर मैं यहाँ पे टैक्स की बात करूँ तो 13,50,000 का 30% कितना होता है, तो दैट इज 4,05,000 रुपीज। और सिमिलरली अगर 15,50,000 की बात करूँ तो उसमें टैक्स मेरा कितना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 30% अगर मैं टैक्स की बात करती हूँ तो आउट ऑफ 15,50,000 रुपीज यहाँ पे भी मेरा टैक्स जाएगा 4,05,000 रुपीज, ठीक है। सॉरी, दैट विल बी 4,65,000 रुपीज। अगर मैं यहाँ पे 15,50,000 रुपीज ले रही हूँ, ठीक है, इंटू 30% कर रही हूँ, तो दैट इज 4,65,000 रुपीज। तो इसके बाद मेरे पास कितना EAT बच जाएगा। तो EAT की बात करूँ तो यहाँ पे 4,05,000 रुपीज मैंने दे दिया, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे कितना बचा, 9,45,000 रुपीज। और वहां पे मैंने 15,50,000 में से 4,65,000 दे दिया, तो मेरे पास कितना बचा, 10,85,000 रुपीज। अब मुझे कैलकुलेट करना है EPS। तो EPS कैसे कैलकुलेट होगा, तो दैट विल बी EAT डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब दोनों केस में मेरे पास 9 लाख शेयर्स है, ऑलरेडी गिवन है, राइट। तो यहाँ पे 9,45,000 रुपीज डिवाइड बाय 9 लाख होगा, ठीक है। और यहाँ पे 10,85,000 रुपीज डिवाइड बाय 9 लाख होगा, ठीक है। सो इफ आई डू 9,45,000 डिवाइड बाय 9 लाख, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा करीबन 1.05। और यहाँ पे 10,85,000 रुपीज डिवाइड बाय 9 लाख हम करेंगे तो ये आएगा करीबन 1.21, राइट। तो यहाँ पे ऑलरेडी मुझे दिख रहा है कि इन द सेकेंड केस जब मैंने मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को इंक्लूड किया है तो मेरे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग है दैट हैव इंक्रीज्ड, राइट। तो यस, मुझे यहाँ पे यस including debt is justified because it is increasing the earnings of equity शेयर होल्डर्स। ये मैं सिंपली यहाँ पे कह सकती हूँ, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ EPS पे डिसीजन डिपेंड करता है, उसको हमेशा याद रखना, ठीक है। तो इसी भारी भरकम केस स्टडी के साथ जहाँ पे पूरा ये सॉल्विंग पार्ट था, हम इस क्वेश्चन को, इस केस स्टडी को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और साथ ही साथ ये चैप्टर की डिफरेंट केस स्टडीज़ मैंने कवर करने की कोशिश की है। फिर भी कहीं पे कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना है। और उसके अलावा जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था उसका आंसर भी नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना है, ठीक है। दोबारा ऐसी वीडियोज़ के साथ हम ज़रूर मिलेंगे, बट अभी के लिए यहीं पे बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।